हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 इंडियाज क्लाइमेट के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले के चैप्टर में फर्स्टली हमने मैप्स के बारे में देखा, कार्टोग्राफी के बारे में देखा। सेकेंड चैप्टर में हमने जो इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है, प्लेन्स, माउंटेन्स, हिमालयास, कोस्टल एरियाज, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। तो अब जो है हम इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इंडिया का क्लाइमेट जिसमें हम सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सारी चीज़ें अलग अलग एरिया में किस तरीके से होती है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। यू हैव लर्न हाउ टू फाइंड एवरेज डेली मंथली टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन क्लास 8th। तो क्लास 8th में हमने रेनफॉल के बारे में देखा था। हमने देखा था कि टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग जगह पे अपन एवरेज और डेली मंथली टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं। और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो भी टेम्परेचर और रेनफॉल है आपको अपने एरिया में, ठीक है, अपने एरिया में, आपके एरिया में टेम्परेचर और रेनफॉल का डिफरेंसेस क्या होते हैं ये आपको फिल आउट करना है अपने लोकेशन के हिसाब से। तो इन विच मंथ डू वी रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल एंड बाय। तो कौन से मंथ में आपके एरिया में या फिर हम पूरे इंडिया में, यहाँ पे पूरे इंडिया में रेनफॉल कहाँ सबसे ज़्यादा होती है और क्यों होता है। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन अवर सराउंडिंग्स व्हेन इट रेन्स। तो ये आपको अपने एरिया के हिसाब से बताना है। तो डाइवर्सिटी ऑफ वेदर मेक्स अवर कंट्री डिस्टिंक्टिव। द मेन सीजन इन इंडिया आर विंटर, समर एंड मानसून। तो डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, कि अलग अलग जो वेदर कंडीशंस है हमारे कंट्री में, हमारे पूरे कंट्री में। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो ये क्यों होता है, टोपोग्राफी के कारण भी होता है, जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण भी होता है। तो आगे हम और डिटेल में भी ये चीज़ें को देखने वाले हैं। तो डाइवर्सिटी तो विभिन्नता है ये वेदर कंडीशन में। वेदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे में कौन से कितना टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल हुआ, इन इन चीज़ों के बारे में इसे वेदर कहा जाता है। तो एक जो डाइवर्सिटी है वेदर कंडीशन में, ये हमारी कंट्री को सबसे अलग बनाता है। डिस्टिंक्टिव मतलब अलग बताता है। तो मेन सीजन्स क्या होते हैं हमारे, विंटर होता है, समर होता है, मानसून सीजन। विंटर मतलब ठंड का सीजन, समर मतलब गर्मी का सीजन और मानसून मतलब बारिश का सीजन। ऑफ दिस मानसून सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज अवर इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर बेस्ड एंड एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेन। तो मानसून का जो सीज़न है, बारिश का जो सीज़न है, रेनी सीज़न है, वो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है, वो क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए। और ये जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली रेन पे डिपेंड होता है। सारी जगहों पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है। तो मोस्टली जो इतने दिन से हम ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं, 3 साल से हम ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो हमने जान ही लिया है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली डिपेंडेंट होता है रेन्स पे। तो मैनी पीपल डाई एवरी ईयर इन द गैंगेटिक प्लेन्स बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट एंड लू ड्यूरिंग समर एंड द कोल्ड वेव ड्यूरिंग विंटर। तो जो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब जो एरिया है, जो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट जो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर 2 में हम डिस्कस कर चुके। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, गर्मी के समय में बहुत गर्मी होती है। जो दिल्ली वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड के सीज़न में एकदम ठंड वाला सीज़न होता है। तो यहाँ पे जो है एक्सट्रीम हीट के कारण लू क्या होता है, जो गर्म हवाएं चलती है गर्मी के सीज़न में, उन्हें लू कहा जाता है। तो इन लू के कारण और कोल्ड वेव के कारण काफ़ी लोगों की क्या है, जाने चले जाती है। डू सच डेथ ओकर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न रीजन। तो क्या इस तरीके की मौतें होती हैं हमारे रीजन में या फिर साउथ रीजन में, साउथ इंडिया का जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वेस्टर्न रीजन है? नहीं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी नहीं पड़ती और इतनी ज़्यादा प्रचंड ठंड नहीं पड़ती। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना एकदम ज़्यादा गर्मी होती है ना एकदम ज़्यादा ठंडी होती है, तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। तो रेनफॉल फॉल इन अ डे इन द वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय इज इक्वल टू द रेनफॉल ऑफ 10 ईयर्स इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो मेघालय है, वहाँ पे एक दिन में, ठीक है, एक दिन में जितनी बारिश होती है वो 10 साल में, जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, जिसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ रेगिस्तान वाले जो एरिया में 10 साल में जितनी बारिश होती है उतनी बारिश जो है एक दिन में मेघालय में हो जाती है।
तो हमने ये भी देखा कि मेघालय जो और वहाँ पे जो मानसरोवर जो जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है पूरे विश्व में। तो ये जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा भी रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ पे का क्लाइमेट वैसा है। वहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो रेनफॉल भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो हम जब रेगिस्तान वाले एरिया में के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स -45 डिग्री सेल्सियस -45 डिग्री सेल्सियस एट नाइट इन दिसंबर इन द टाउन ऑफ द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो द्रास जो सिटी है वो क्या है, सबसे ठंडा जगह है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, -45 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री से और कम। तो इतना कम टेम्परेचर हो जाता है इस रीजन में। एंड इसी समय में, इसी मंथ में चेन्नई तमिलनाडु में जो है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नाइट में टेम्परेचर होता है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग जो रीजन्स है यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अलग अलग रीजन्स में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हैव यू नोटिस द डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द एरिया वेयर यू लिव इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर? Sometimes the wind blew from north or northeast, sometimes from the south or southwest. तो क्या आपने, हम जो एरिया में रहते हैं, आप जो एरिया में रहते हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किस डायरेक्शन से विंड आ रही? तो कभी कभी विंड आती है नॉर्थन डायरेक्शन से, कभी विंड आती है साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। व्हेन देयर आर फ्लड्स इन वन पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज ड्रॉट इन अनदर पार्ट। और ये भी सिचुएशन होती है, कई बार क्या होता है, एक एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती जाती है, हद बारिश होती है। और ऐसा भी होता है कि उसी समय में अदर पार्ट जो है हमारे कंट्री का, वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही होती है, सूखा होता है, हो रहा होता है, सूखा पड़ा हुआ होता है। तो व्हाई डज दिस हैपन? टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट हैपन इन आवर एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए कि एक जगह पे टेम्परेचर अलग है, क्लाइमेट अलग है, वेदर कंडीशन अलग है, तो इस सारे प्रोसेस के लिए हमको जानने के लिए हमको ये देखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं। द चेंजेस दैट ऑकर इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो एटमॉस्फेयर, तो हमारा जो अर्थ है इसमें जो भी वेदर और क्लाइमेट कंडीशन है वो वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण बहुत डिफर करता है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या क्या है? तो टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेयर जो है, जो एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, विंड कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, क्लाउड्स कैसे हैं, रेनफॉल कैसे हैं, ये सारे चीज़ों पे जो है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं किसी शॉर्ट स्पैन के लिए या फ्यू मिनट्स, डेज या मंथ के लिए, इसे क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, तो इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर क्या क्या आ गया आपका, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड रेनफॉल। तो ये सारी कंडीशंस में जो थोड़े समय के लिए क्या चेंजेस हैं। अब थोड़े समय या तो हम फ्यू मिनट्स की बात कर रहे हैं, या फिर डेज की बात कर रहे हैं, या फिर मंथ की बात कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। तो वेदर चेंजेस कॉन्स्टेंटली, इट चेंजेस मेनी टाइम्स इन अ डे, सो द मॉर्निंग कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आफ्टरनून। तो वेदर जो है वो लगातार जो चेंज हो रहा है उसे कहा जाता है। तो एक दिन में कई बार वेदर चेंज हो जाता है। और तो ये हो सकता है कि देखिए अभी जैसे बारिश का सीज़न चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय बारिश हो गई, फिर उसके बाद दोपहर में धूप निकल गई। तो वेदर जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते जाता है थोड़े थोड़े टाइम में। और क्लाइमेट क्या होता है, वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट क्या होता है, वेदर कंडीशन सेम होंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन सेम होंगी, लेकिन कुछ लंबे समय के लिए। तो लॉन्ग ड्यूरेशन मीन्स एवरेज वेदर कंडीशन ओवर मोर देन 30 डेज। तो हम जब लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं तो एवरेज कंडीशन, वेदर कंडीशन कितना, 30 मोर देन 30 ईयर से ज़्यादा की बात करते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस बाय लुकिंग एट द वेदर स्टैटिस्टिक ऑफ दैट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी एड, ठीक है, तो हम ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको कैसे जान सकते हैं, जो भी वेदर कंडीशंस है पर्टिकुलर डे का, तो उसका एवरेज निकाल के हम 30 ईयर्स का वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन बता सकते हैं। तो देखेंगे एग्जांपल दिया गया है, इफ वी ऐड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे इन दैट प्लेस एंड डिवाइड इट बाय 2 वी गेट द एवरेज डे टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया, जब हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर देख रहे हैं एक दिन का किसी एक प्लेस का, और इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर देते क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम है, तो हमको एवरेज डे टेम्परेचर मिल जाएगा उस प्लेस का। इन द सेम वे,
ठीक है। इसी तरीके से हम एवरेज मंथली टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एडिंग द ये जो डेली एवरेज टेम्परेचर है, डेली एवरेज टेम्परेचर है उसको हम टोटल करेंगे और एक मंथ का हम कैसे निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 30 या 31 से, जो भी नंबर ऑफ डेज होता है, जैसे कि अब मार्च में 30 होता है, अप्रैल में 31 होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली। सो if we now add the average temperature of each month of the year and divide it by 12, we get the average annual temperature। तो ऐसे करते करते हमको क्या है, एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा, एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा एक मंथ का। फिर ऐसे ही हम ईच मंथ का एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे और उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज एनुअल टेम्परेचर मिल जाएगा। इफ़ वी एट द एवरेज एनुअल टेम्परेचर, और इसी तरीके से जो एनुअल टेम्परेचर है हम 31 ईयर्स का निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम 31 से, तो हमको एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा 31 ईयर्स के लिए। 31 ईयर्स का हमको एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे। तो सर पहला स्टेप क्या हुआ, हम एक पर्टिकुलर डे का एवरेज टेम्परेचर निकाल रहे हैं, फिर हम 31 डेज का निकाल रहे हैं, फिर हम पूरे साल का एवरेज निकाल रहे हैं, उसके बाद जो है हम पर्टिकुलर सालों का एवरेज निकाल के उसको 31 से डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल मेथड से हम एक पर्टिकुलर रीजन का जो है एवरेज टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर इज वन कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट। तो टेम्परेचर एक सिंगल कंपोनेंट है क्लाइमेट का, और अदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसी तरीके से जैसे हमने एवरेज टेम्परेचर निकाला वैसे ही हम एवरेज एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड ओवर और रेनफॉल का भी निकाल सकते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस बाय स्टडिंग ऑल दिस कंपोनेंट्स, और ये सारे कंपोनेंट्स को हम स्टडी करके एक पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन बता सकते हैं। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल डायरेक्टली इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो टेम्परेचर और रेनफॉल जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर कैसा होगा, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो फैक्टर्स दैट कंट्रोल दैट क्लाइमेट, तो क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो क्या क्या फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को कंट्रोल करके रखते हैं। तो अर्थ सरफेस इज वेरी वास्ट एंड वेरिड, देयर आर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। तो ये हम जानते हैं कि अर्थ का सरफेस क्या है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बड़ा है और अलग अलग विभिन्न तरीके का है, अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अलग अलग ओशंस हैं। द सरफेस ऑफ कॉन्टिनेंट इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो ये हम पहले के चैप्टर्स जो है हमारे, जो लास्ट 6, 7, 8 में हम ये चीज़ें पढ़ते आए हैं कि जो सरफेस है कॉन्टिनेंट का वो एक जगह जैसा सब जगह पे नहीं है। तो कुछ प्लेसेस पे क्या है, हाई माउंटेन्स है, और कुछ में क्या है, प्लेन, और कुछ प्लेसेस में क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, और कुछ में क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट डेसर्ट है, जैसे कि अफ्रीका में सहारा डेसर्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेसर्ट है। कुछ जगहों में हाई माउंटेन्स है, प्लेन्स है। तो ओशंस आर ऑल्सो नॉट इवनली स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस, और वैसे ही ओशन वाला जो एरिया है वो भी अर्थ सरफेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो वाटर कवर्स, ठीक है, तो जब हम हमारा जो अर्थ है राउंड सर्कल पे नहीं जाएंगे, एकदम गोल मैं नहीं बना सकती क्योंकि मैं माउस यूज़ करके ये सब ड्रॉ करती हूँ। तो ये जो सर्कल है इसको हम दो भाग में, इंडिया का जो पार्ट है इसको नॉर्थ और साउथ में हम डिवाइड करते हैं। तो ओशंस जो वाटर कवर्स जो है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो सिर्फ 39% है, अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पे 81% है। तो दिस सरफेस डिफरेंस इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये जो सरफेस डिफरेंसेस है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे पानी कम है, कहीं पे लैंड ज़्यादा है, कहीं पे लैंड कम है, तो ये सरफेस डिफरेंसेस के कारण भी जो हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस है एटमॉस्फेयर में वो डिफर करता है। तो दिस अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज व्हाट कंट्रोल्स द क्लाइमेट। और ये जो अनइवन हीटिंग और कूलिंग है एटमॉस्फेयर का, इस पे जो है क्लाइमेट डिपेंड करता है। तो मेन कॉज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर, तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस है, इनके क्या वेरिएशन मतलब विभिन्नता जो है उनका फैक्टर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला होता है लैटिट्यूडनल पोजीशन, सेकंड होता है एल्टीट्यूड। तो लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पहले के क्लासेस में हम जान चुके हैं। तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के बारे में हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे हमको लैटिट्यूड के बारे में जानना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो लैटिट्यूड पोजीशन में आती हैं। उसके बाद एटीट्यूड मतलब जो भी ऊंचाई है, जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है कोई भी लोकेशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सी के साथ डिस्टेंस कैसा है, सी समुद्र के पास में है वो एरिया या समुद्र से दूर है। एयर प्रेशर कैसा है उस एरिया पे। और हिमालयन रीजन
के भी डिपेंडेंट है और ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है। तो वन बाय वन हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे, सॉरी इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है लैटिट्यूडनल पोजीशन। तो सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। तो सन की जो रेस है, जैसे कि ये अर्थ का पिक्चर यहाँ पे बताया गया है, तो सन की जो रेस है, ये सन है, सन की जो रेस है वो इक्वेटर के वाला जो एरिया है वहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये स्लैंटिंग पड़ती है, मतलब ऐसे तिरछी पड़ती है। तो सन की जो रेस है वो इक्वेटर पे वर्टिकली फॉल करती है पूरे साल भर। एज वी मूव टूवर्ड्स as we move from the equator to poles, the sun rays spread over large area of the earth's surface because earth is spherical। तो हम जानते हैं अर्थ का शेप स्फेरिकल है, तो जैसे जैसे ये यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम इस गोलाई पे आते जाते हैं तो सन की रेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, ये एक बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सो हीट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया बिकम्स लेसर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो ऐसे ही जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो सन का जो रेस है वो क्या होता है, बड़े एरिया पे, मतलब एक पर यूनिट एरिया में क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, जो सन रेस की इंटेंसिटी लेस हो जाती है। अगर इंटेंसिटी लेस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, मौसम ठंडा होगा। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर इज लोअर। तो इसलिए क्या होता है, इस वाले एरिया में टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत कम। दस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन्स हीट डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है सन की रेस का, सन की रेस जहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगी वहाँ पे सन की रेस से जो हीट प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पे स्लैंटिंग मतलब ज़्यादा एरिया में पड़ेगी वो क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर इज हाईएस्ट नियर द इक्वेटर एंड लोवेस्ट नियर द पोल। तो ये हाईएस्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा, लोवेस्ट होगा टेम्परेचर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू पार्ट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, जो हम प्रीवियस चैप्टर में क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी कंट्री से को मिडिल पार्ट से ऑफ इंडिया से जाता है और हमारी कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो साउदर्न पार्ट इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर वाइल द नॉर्दर्न पार्ट इज फार्दर अवे फ्रॉम इक्वेटर। तो इसलिए जो है हमारी कंट्री का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो इक्वेटर के पास में है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो इक्वेटर से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक है। तो this is why South India experience tropical heat throughout the year while the North India is very hot during summer and very cold during winter। तो इसलिए जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पे ट्रॉपिकल हीट रहती है पूरे साल भर, और जो नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे क्या होती है, समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट रहता है टेम्परेचर, और विंटर में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सेकंड हमको देखना है एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। एज यू मूव हायर फ्रॉम द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर फॉल। तो जैसे जैसे हम अर्थ के, ठीक है, जहाँ पे जैसे पहाड़ वाले एरिया में हम ऊपर चलते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, वहाँ पे कम होते जाता है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाई अर्थ रेडिएशन। तो जैसे कि हमको पता है जो एटमॉस्फेयर वाला जो एरिया है वो अर्थ के हीट से, रेडिएशन क्या होता है, जो हीट आ रही है सन रे से वो अर्थ में पड़ती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी कोई तवा को गर्म करके रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर भी हाथ रखेंगे तो क्या रहेगा, वो गर्म होगा। तवा बस गर्म है, अगर आप उसके ऊपर भी अगर हाथ रखेंगे तो वो क्या लगेगा, आपको गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हीट को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो वैसी अर्थ के साथ भी है। तो एटमॉस्फेयर जो है वाला जो एरिया है वो अर्थ जो सन की जो रेस है उससे क्या होती है, हीट हो जाती है, और उसके बाद जो है वो हीट को बाहर फेंकती है, बाहर निकालती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है। तो अर्थ का जो रेडिएशन है, मतलब जो हीट रेस वहाँ पे पड़ रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है अर्थ के सरफेस से, तो ये एटमॉस्फेयर उस रेडिएशन से क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। जैसे कि ये अर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे सन रेज आ रही है, और ये आपका एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है। तो हीट जब यहाँ पे आया है अर्थ के एरिया में, और यहाँ से जो हीट रेडिएट हो रही है उससे जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, गर्म होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस इज हीटेड मोर बाय रेडिएशन देन द अपर पार्ट। तो जैसे कि मैंने तवा वाला एग्जाम्पल देखा, अगर आप तवा को
तवा के ऊपर ऊपरी सतह पे आप अगर हाथ रखेंगे तो आपको वहाँ ज़्यादा गर्म लगेगा, क्योंकि वो अंदर से गर्म है। ठीक है, आपने गैस बंद कर दी लेकिन तवा से वो हीट रेडिएट हो रहा है। अगर आप थोड़ा ऊपर अगर हाथ रखेंगे तो आपको उतना हीट महसूस नहीं होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। तो लोअर पार्ट जो है एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे जो अर्थ के सरफेस के पास है वो ज़्यादा हीट होता है, और जो अपर पार्ट है वो क्या होता है, कम हीट होता है। तो वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, गैसेस प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्सॉर्ब द अर्थ रेडिएटेड हीट। और जो नीचे वाला जो पार्ट है अर्थ का, जो सतह, जो जमीनी सतह से के पास में होता है, वहाँ पे वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, गैसेस जो है वो हीट को ज़्यादा एब्सॉर्ब करते हैं। सो टेम्परेचर, इसलिए जो है टेम्परेचर जो सरफेस एरिया में है, अर्थ के सरफेस एरिया में क्या होता है, हायर, एंड बिकॉज द अपर लेयर डज नॉट हैव दिस पार्टिकल्स। और अपर लेयर, जैसे कि हमको पता है कि जब हम अर्थ के ऊपर जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, वहाँ पे वाटर वेपर कम होते हैं, डस्ट पार्टिकल कम होते हैं, गैसेस कम होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द टेम्परेचर फॉल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एन एवरेज फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ हाइट। मतलब अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर 165 किलोमीटर तक जाते हैं तो एवरेज जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है, होते जाता है, कम हो जाता है। एज वी क्लाइम टू हायर एल्टीट्यूड द एयर बिकम मोर रेयरफिट। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर, मतलब पहाड़ वाले एरिया, मतलब हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में जाते जाते हैं तो एयर क्या होते जाते हैं, मोर रेरिफाइड, मतलब उसकी डेंसिटी क्या होते जाती है, कम हो जाती है। द एयर नियर द अर्थ सरफेस इज हीटर मोर बाई अर्थ रेडिएशन देन बाय द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। तो इसलिए जो अर्थ सरफेस पास में है, ठीक है, एयर जो है अर्थ सरफेस के जो पास में है उसमें हीट रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनराइज पड़ रहे हैं। दैट इज वाई पीपल विजिट ले, शिमला, मसूरी, मैनपाट इन समर बिकॉज द टेम्परेचर इज लोअर इन द हिल। तो इसलिए जो हिली एरियाज है, जैसे कि ये सारे एरियाज, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इसलिए समर सीजन में लोग ऐसी जगह पे जाकर चिल करना अच्छा मानते हैं। तो रेडिएशन इज द हीट वेव्स दैट आर इमिटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म चीज़ है, वो क्या होता है, ठंडा होने के लिए उस रेडिएशन, उस हीट को क्या होता है, बाहर निकालता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है। तो अर्थ गेट मोस्ट हीट फ्रॉम द सन बाय at 12 noon, but we feel maximum heat around 2 p.m. because the heat waves radiate from the surface of earth at that time। तो इसलिए जो अर्थ में जो सन की रेस है वो 12 o'clock को बहुत ही डायरेक्ट रहती है, डायरेक्ट रेस रहती है। लेकिन 2 बजे के आसपास हमको ज़्यादा गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि उस समय तक जो है वो हीट जो अर्थ ने एब्जॉर्ब किया है वो उसको रेडिएट करना चालू कर देता है, इसलिए 2 बजे के आसपास हमको ज़्यादा गर्मी लगती है। थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द टेम्परेचर डज नॉट चेंज मोस्ट मच इन कोस्टल एरियाज थ्रू आउट द ईयर, सो द क्लाइमेट इज इवन और लेस वेरिएबल। तो टेम्परेचर जो कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करें तो कोस्टल एरियाज के बारे में हमने चैप्टर 2 में जान लिया था। तो जब हम कोस्टल एरियाज के बारे में बात करते हैं तो ये एरियाज में टेम्परेचर जो है साल भर ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो क्लाइमेट क्या होता है, इवन होता है और लेस वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा चेंज नहीं होती है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ज़्यादा ठंडी नहीं होती, एक ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है। बट इन एरियाज दैट आर फार फ्रॉम द सी द क्लाइमेट इज मोर वेरिएबल। वी हैव लर्न इन क्लास 8 दैट even climate means that there is little difference between the average temperature in summer and winter। तो अगर कोई एरिया फार अवे है सी से काफ़ी दूरी में है तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मोर वेरिएबल होता है, मतलब वहाँ पे गर्मी में ज़्यादा गर्मी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी, ऐसा होता है। और लेस वेरिएबल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर समर और विंटर में ज़्यादा चेंज नहीं होता, मतलब समर विंटर सब एक ही जैसा होता है। इन अ वेरिएबल क्लाइमेट हाउएवर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेम्परेचर इन समर एंड विंटर। तो जैसे कि हम जो गैंगेटिक प्लेन्स वाला एरिया वाला बात करते हैं तो वो एरिया क्या है, समुद्र तल से बहुत ज़्यादा दूर में है, समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर में, तो वहाँ पे समर्स में बहुत ज़्यादा समर, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड, ऐसा टाइप का होता है। Why does this happen? तो ये क्यों होता है, तो water takes a long time to heat and also cool down very slowly। तो जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है हीट होने में और बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है ठंडा होने में भी। सो बट लैंड्स, लेकिन अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड क्विकली
अब्सॉर्ब करता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सो कोस्टल एरियाज में सी ब्रीज जो है उसके कारण टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बोथ समर्स और विंटर्स में, लेकिन सी ब्रीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है जो लैंड बहुत ज़्यादा दूर है कोस्टल एरिया से, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस जो है समर और विंटर में बहुत ज़्यादा होता है इन एरियाज में। फोर्थ पॉइंट हमको देखना है हिमालयस का जो माउंटेन रेंज है वहाँ पे। तो हिमालयस एंड अदर माउंटेन रेंज स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे कि हमने चैप्टर में देख ही लिया है, चैप्टर 2 में देख ही लिया है। तो हिमालयस और उनके जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ कहाँ पे है, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। तो दिस हाई माउंटेन रेंज forms a barrier that blocks the cool winds blowing towards India from about Central Asia। तो हमको पता है जो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे ये जो हिमालयन रेंज है, तो इसके कारण वो जो ठंडी हवाएं जो नॉर्दर्न डायरेक्शन से आ रही हैं, जो नॉर्दर्न डायरेक्शन से आ रही है सेंट्रल एशिया के ऐसे क्रॉस करते हुए, तो इन एरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं इसको नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो माउंटेन्स है उसको ब्लॉक करते हैं। So they also prevent monsoon wind from southwest from blowing out of India। और साथ ही साथ में जो साउथ वेस्टर्न एरिया मतलब जो बे ऑफ बंगाल से, तो साउथ वेस्टर्न एरिया से जो मानसून विंड्स आ रहे हैं, ठीक है, साउथ वेस्टर्न एरिया अगर हम बोलेंगे तो कौन सा एरिया होगा, वो अरेबियन सी वाला एरिया होगा। तो इसको भी जो मानसून विंड आ रही है उसको भी बाहर जाने से रोकता है। तो इन दिस वे द लोकेशन ऑफ हिमालयन रेंज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट गिव्स अ स्पेशल काइंड ऑफ क्लाइमेट विच इज नॉन एज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो इसलिए जो हिमालयन माउंटेन रेंज वाला जो एरिया है वहाँ पे एक स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर्म होती है और इस क्लाइमेट को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो एयर प्रेशर जैसे कि हम जानते हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। सो व्हेन टेम्परेचर इज हाई एयर प्रेशर इज लो। तो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है, और जहाँ पे टेम्परेचर लो है वहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। तो विंड जो है हमेशा, जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी देख चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, तो विंड का हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। व्हाई डज दिस हैपन? तो लो प्रेशर एरिया मीन्स एयर इज लेस डेंस। तो लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रेशर कम है उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम है। तो एयर ओवर एनी लैंड राइसेस व्हेन इट हीटर। तो जैसे कि हम जान रहे हैं जब भी हीट होता है, कोई भी एरिया होता है, हीट होता है, तो वहाँ पे जो एयर है उसके ऊपर का एयर जो है वो भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो जो एरिया है जहाँ पे लेस एयर है वहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। सो सपोज अ क्यूबिक मीटर एयर इन वन एरिया कंटेन 1 lakh molecules and a cubic centimeter of air in other place contain 1,10,000 molecules. Then we can say that the air pressure in first area is lower than the air pressure in second area। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस एरिया में एयर प्रेशर क्या है, कम है, और यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है। तो जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो कम मॉलिक्यूल्स के पास जाके उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जो है ये जो एयर प्रेशर है वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए हमेशा जो है एयर प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर, एयर जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव ऑन होता है। नेक्स्ट होता है ह्यूमन फैक्टर्स। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, चेंजेस लैंड यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इससे भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज की डेट में। तो इससे भी जो है क्लाइमेट और क्लाइमेटिक कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। तो एवरेज टेम्परेचर है डिफरेंट प्लेसेस का, ये मेन जो प्लेसेस है मुंबई, जगदलपुर, शिमला, दिल्ली, इनके बारे में बताया गया है। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक कैसा टेम्परेचर होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो दिल्ली जैसे कि मई के सीज़न में अगर हम देखें तो दिल्ली जो गैंगेटिक प्लेन्स में लाइक करता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है मई के सीज़न में इन कंपैरेटिव। और अगर शिमला से कंपेयर करें तो शिमला में सबसे ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट हमको सीजन्स के बारे में जानना है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना कुछ तो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।